मेरा चैलेंज है माननीय नायब सिंह सैनी जी को, जगह वो चुन लें, टाइम वो चुन लें, डेट वो चुन लें। पहली बात तो उनको हम ये बताना चाह रहे हैं कि खुली बहस हो जाए, और जो खुली बहस के लेकर मेरे 2-3 सवाल हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुंच जाओगे। उनकी जुबान के आगे खुला मैदान है, वे कुछ कह दें, उन तक वो पूछनिया तो है नहीं। अब बार बार बीजेपी वाले एक चीज का प्रचार कर रहे हैं कि भाई हम तो 24 फसलों पे एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं हरियाणा में। पहली बात मैं बता दूं, बोला मैं अपनी जमीन जायदाद का एक हिस्सा उसके नाम भी कराऊंगा मैं, और उन्होंने उनके नाम भी जमीन कराई है। ये पराली का मुद्दा है, 10 दिन की बात होती है बस पराली की धोने की। 12 महीने जो हरियाली की चादर बिछा दी किसान ने, इसका कोई नहीं देखता। दर्शका ने प्रियंका को हार की राम राम, और आज फिर पहुंच रहे भाई खनौरी बॉर्डर पे। 10 महीने तक किसान बैठे हैं, लेकिन सरकारें टस से मस नहीं हो रही है। जो बड़े किसान नेता है जगजीत सिंह डल्लेवाल, तो वो अमर अनशन पे बैठ गए हैं। 8 दिन है, आज 8वां दिन हो गया है। तो इससे सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पूछेंगे हरियाणा से जो किसान नेता है अभिमन्यु कुमार। राम राम। राम राम जी आपने, और आपके सभी दर्शकों का नाम जोड़कर राम राम है। जो बड़े नेता है जगजीत सिंह डल्लेवाल 8 दिन से अमर अनशन पे बैठे हैं, तो सरकार पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखो, सरकार पे तो यो प्रभाव पड़ने लग रहा है। अभी परसों हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी का बयान आया, वो कानपुर में एक प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने पहले तो ये कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान प्रायोरिटी पर रखकर होना चाहिए और तेजी से होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब हमारे देश का किसान परेशान है तो हम लोगों को रात में घर पर नींद कैसे आ जाती है, ये सोचना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई हम कहते तो ये है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन विकसित भारत अगर सच में बनाना है तो सबसे पहले किसान को खुशहाल करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे, उपराष्ट्रपति भवन के दरवाजे 24 घंटे किसानों के लिए खुले हैं। तो आज तक उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था। उन्होंने ये बयान ही इसलिए दिया, आज देश के कैडर वाइज सबसे बड़े किसान संगठन के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 8वां दिन है। अभी उनका शुगर, बीपी, पल्स रेट अप डाउन होना शुरू होया है, और वो दिन दूर नहीं जब सरकार भी अप डाउन होगी। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के बारे में ये सबने पता भी होगा। इस अनशन पर बैठने से पहले, एक दिन पहले, वो अपने गांव में गए थे, और जो अपनी खेती लायक 17.5 एकड़ जमीन उनके पास थी, वह अपने बेटे, अपनी पुत्र वधू और अपने पोते के नाम करा दी कि भाई मेरा नहीं बेरा, मैं उल्टा लौट कर आऊंगा या नहीं आऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय जब वो अपनी जमीन जायदाद नाम करा रहे थे, उस समय मैं उनके साथ बैठा था। तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। तो हम उससे पहले वाली रात को, 24 तारीख को रात को चर्चा कर रहे थे, और भी काका सिंह कोटला जी भी बैठे थे, कई प्रधान बैठे थे अलग अलग संगठनों के। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे मन की इच्छा है, जो मेरी पुत्र वधू है वो मेरी बेटी की समान है, वो अपने हाथ से खाना पका के मुझे खिलावा है तो मेरी बेटी है। बोला मैं अपनी जमीन जायदाद का एक हिस्सा उसके नाम भी कराऊंगा मैं, और उन्होंने उनके नाम भी जमीन कराई है। अक्सर ये होते देखा है कि कोई माँ बाप अपने बेटे, अपने पुत्र के नाम कराते हैं, लेकिन अपनी नूह, अपनी पुत्र वधू के नाम नहीं कराते। उन्होंने कहा कि यार वो मेरी बेटी है, वो मेरी, ठीक है, इसलिए मैं उसके नाम भी कराऊंगा। तो अपने आप में भी एक बड़ी मिसाल पेश करी। तो वो जब 30 तारीख को पुलिस हिरासत से रिहा होकर आए थे, उन्होंने उस समय भी यही बात कही थी कि भाई मैं पूरा एक्सट्रीम पर जाने को तैयार हूं, तुम पूरे चुगरदे की तैयारी करो। जैसे ट्रॉली भी लगा रखी है, हरियाणा से भी किसान बड़ी संख्या में है, रात को भी ड्यूटी देते हैं, 24 घंटे का पहरा चलता है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तैयारी पूरी करो, मन्नत अपनी तैयारी पूरी कर दी है, मैं मरने के नाम का तैयार हूँ। ये तो हम देख लियो, अब तुम किसा पहरा रखोगे और किसा ना रखोगे, ये सारी बाजी अगली थारे हाथ में है। तो सारे संगठन, एसकेएम, नॉन पॉलिटिकल, केएमएम के सारे संगठन उसी चीज को लेकर चिंतित भी हैं और रणनीति बना रहे हैं, ताकि पुलिस किसी भी तरीके से हमला ना कर पाए, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे पंजाब पुलिस हो, चाहे केंद्र सरकार की फोर्स हो। जैसे हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के काफी किसान अड़ा रहे हैं, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि हरियाणा में तो एमएसपी मिल रही है। देखो, मैं आपने एक बात कहूँ, मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी जो है, जो कोई भी राजनेता हो, किसी भी पार्टी का राजनेता हो, उनकी जुबान के आगे खुला मैदान है। वे कुछ कह दें, उन तक वो पूछनिया तो है नहीं। अब बार बार बीजेपी वाले एक चीज का प्रचार कर रहे हैं कि भाई हम तो 24 फसलों पे एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं हरियाणा में। पहली बात मैं बता दूं, मेरा चैलेंज है माननीय नायब सिंह सैनी जी को, जगह वो चुन लें, टाइम वो चुन लें, डेट वो चुन लें। पहली बात तो उनको हम ये बताना चाह रहे हैं कि खुली बहस हो जाए, और जो खुली बहस के लेकर मेरे 2-3 सवाल हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुंच जाओगे।
सैनी साहब एक बात तो ये आप पहले क्लियर कर दो, आप मुख्यमंत्री हो, एक प्रदेश के मुखिया हो, फसलों की प्रोक्यूरमेंट अकेले स्टेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार या स्टेट और सेंटर दोनों का सब्जेक्ट है? पहली बात तो आप यह क्लियर करो। आपके पास जो कोटा हुआ है कि भाई इतना अनाज, इतना धान, इतना गेहूं हरियाणा सरकार खरीद ले, उसका पैसा कौन देवा? आपने उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देवा है, सारी आपका स्टेट गवर्नमेंट ना देती। कुछ स्टेट गवर्नमेंट की भी एजेंसियां खरीद कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी खरीद हुआ है, चाहे वो एफसीआई हो, चाहे एनसीसीएफ हो, चाहे नेफेड हो, वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां खरीद कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये स्टेट सब्जेक्ट, अकेला स्टेट सब्जेक्ट ये नहीं है, इसलिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी गारंटी कानून अपने स्टेट लेवल पर नहीं बना सकती। ये स्टेट प्लस सेंटर दोनों का मामला है, एक बात। दूसरी बात, माननीय नायब सिंह सैनी जी, सीएसीपी संस्था है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो संस्था हर साल 2 बार एमएसपी डिक्लेयर करती है। 6 फरवरी 2024 की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज है, जो भारत सरकार की तरफ से रिलीज होती है, तो उन्होंने कहा कि 22 फसलों का एमएसपी इस साल 2024 में डिक्लेयर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के सीएसीपी द्वारा। तो जब सीएसीपी खुद ही 22 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो माननीय नायब सिंह सैनी जी, आप ऐसा कौन सा वो जादू का छड़ी ले रहे हो? आपने 24 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर कर दिया। आप दुर्दाधिकारक कोने फसलों का एमएसपी डिक्लेयर करने का? किसी भी स्टेट गवर्नमेंट दौरे कोने, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट तो रवि को एमएसपी डिक्लेयर करना, एमएसपी तो सेंटर पे डिक्लेयर होगा, सेंटर पैसा का एमएसपी डिक्लेयर कर आप निको मैं 24 पे गारंटी देने लग रहा हूं। तो असल में ये क्या होता है कि राजनीति के अंदर होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो उनके प्रधान ने कह दी ना झूठ बात, उसने सारे फिर तो इतने उसने रटने लग जाएंगे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना तो इनको बैन हो रखा है इनका, चाहे कांग्रेस पार्टी क्यों, चाहे बीजेपी क्यों, चाहे इनेलो क्यों, आम आदमी पार्टी क्यों, इन राजनेताओं को यार ट्रेनिंग दी जाए गुलामी की। अगर प्रधान ने जो कह दिया वही बोलना है। जब प्रधान ने 2 जमा 2 5 कह दिया ना, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें 2 जमा 2 4 हुए, 2 जमा 2 5 हुए हैं, फिर पूरा अंगा इस बात पर ला देंगे 2 जमा 2 5 शुक्र हुआ है, क्योंकि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना उनको बैन होता है। तो इस तरीके से ये बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन दावा में कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपने एक बताऊं, 2021 के ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, सिर्फ अपने एक उदाहरण, इसे हजारों उदाहरण है। जो जे फार्म हुआ है सोनीपत की खरकोदा मंडी का है, 2021 में बाजरे का एमएसपी 2250 रुपए था और बाजरा बिक रहा है 1121 रुपए। और ऐसे ऐसे हजारों फार्म इकट्ठे करके हम नायब सिंह सैनी जी को पहुंचवा भी देंगे अगर वो चाहे हैं तो। ईबीओ धान का सीजन गया, ठीक है, ये भाई उचाना से हैं, अनिल बेनीवाल जी हैं। पीआर धान का एमएसपी कितना था? 2320 रुपया क्विंटल था ना। पहली बात तो वह खरीदी नहीं गई, लेट हुई बहुत ज्यादा, बोले सेलरा ने हड़ताल कर दी, न्यू कर दी, फलाना कर दिया, धिकड़ा कर दिया। आई बार की नौटंकी है इनकी। किसान 2000 रुपए 2100 रुपए क्विंटल बेचने पर मजबूर हुए हैं। जिनका मॉइस्चर 17 से नीचे था उनकी मैं बात कर रहा हूं। ये भाई कैथल से हैं, सुरेंद्र भाई हैं। पूछ लो कैथल की मंडी में के ब्रांड माटी हुई है, जहां पीआरजी रीजन जिला में हुआ है। ये हिसार से हैं, इनसे पूछ लो आपके है। ये फतेहाबाद से हैं, इनसे पूछ लो आपके होया है। और अनिल भाई मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। 2320 वाली 2021 में बिकी है, 2100 में बिकी है। ये भाई फतेहाबाद से आ रहे हैं, आप इनसे पूछ लो। और साथ ये सोनीपत के आ रहे हैं, आप इनसे पूछ लो के ब्रांड माटी है। लेकिन दान के सीजन पे मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा। देखो पता है, दुख एक बात का हुआ है, मैंने मतलब अपने किसान समाज के लोगों तक भी मैंने बड़ा कई बार दुख हुआ है। हम 14 साल हो गए इन्हें समझाते हो रहे, इन राजनेताओं के धार्मिक और जातीय उन्माद के जाड़ा में मत फंसो रहे, अगली पीढ़ी बचाने पे ध्यान दे लो। लेकिन ये राजनेता कितने हिंदू मुसलमान का, कितने जाट नॉन जाट का, कितने पटेल नॉन पटेल का, कितने मराठे नॉन मराठे का, ऐसा जाल फेंके हैं चुनाव आने के बाद। उस जाल में ज्यादातर लोग फंस जाए हैं। हरियाणा में केश गुफा छेड़ दिया, बोला भाई जाटा की सरदारा की सरकार आ जाएगी जब बीजेपी तो वोट ना दी तो। अब मैंने एक बात साधारण सी बात बताऊं, मैंने अग्निवीर योजना है, 4 साल की फौज की नौकरी करती। अहीरवाटी बेल्ट में कोई भी एक भी ऐसा घर नहीं होगा जिसे कम से कम एक व्यक्ति फौज में ना हो। अग्निवीर योजना आने के बाद अगर सबसे ज्यादा नुकसान कितने उत्तर भारत में किसी एरिया को हुआ है तो अहीरवाल बेल्ट को हुआ है, ठीक है। लेकिन राजनेताओं ने दिमाग में के भर दी, अब जाटा सरदाना की सरकार आ जाए। लोग उस जातीय उन्माद के जाल में फंस के बीजेपी तो वोट देते हैं कि वो बीजेपी तो वोट दिए थे, वो अग्निवीर योजना हट जाएगी, कि उनके बालका का भविष्य सुधर जाएगा। इसी तरीके से दूसरा भी इसका पहलू है। कुछ जाट समाज के लोग भी नहीं कह देंगे, बोला भाई हम तो फलाने ने वोट देंगे। और क्यों देंगे भाई, के बढ़िया कर दिया उन्हें, बोला कुछ ना, बोला जो फलाना जाट कैंडिडेट है।
या सोच गलत है, चाहे या जट्टा में हो, चाहे वह यादव भाइया में हो, चाहे जाट भाइया में हो, चाहे ब्राह्मण भाइया में हो, चाहे दलित भाइया में हो, जब तक आपा इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे ये तमाम राजनीतिक पार्टियां न्यूए मिलकर हमारे जूत मारेंगे। अब आपने देखा होगा चुनाव के दौरान तो एक दूसरे ने गाल बकन लग रहे थे सारे राजनेता, फलाना चोर है, फलाना उससे बड़ा डाकू है। चुनाव खत्म होते ही देखा होगा ना फोटो, सारे नायाब सिंह सैनी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और फलाना जी धकड़ा जी सारे बैठकर आराम से सैंडविच खाने लग रहे हैं इकट्ठे बैठ के। लोगों के सिर फटाते हैं ये और अपना आराम से बैठ के सैंडविच खावे हैं, पकौड़े खावे हैं। तो लोगों ने समझनी पड़ेगी लड़ाई मारे हक सड़क पे लड़ाई लड़े ते मिल लेंगे, इन राजनेताओं के तलवे चाटे तक को ना मिलना है। ना तो बीजेपी के तलवे चाटने की जरूरत, ना कांग्रेस के तलवे चाटने की जरूरत, ना इनेलो के तलवे चाटने की जरूरत, ना आम आदमी पार्टी के तलवे चाटने की जरूरत है। ये राजनेता अपनी गोज भरने लग रहे हैं, अपने बच्चा का भविष्य सेट करने लग रहे हैं। आप देखो ना, किसी का बाप एमपी है तो बेटा एमएलए, बेटा एमपी है तो बाप एमएलए, पीढ़ी दर पीढ़ी नु चलने लग रहे हैं। इनके चक्कर में पड़ के अपना भाईचारा, अपनी जिंदगी खराब मत करो। लोगों की लड़ाई लड़ो, मजबूती तो लड़ो, ईमानदारी तो लड़ो। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो 8 दिन आमरण अनशन में बैठे, आज 8वां दिन है, वो अपने खातर को ना बैठे, वो इस देश के जमींदारा खातिर, इस देश के किसाना खातिर बैठे हैं। इसलिए उस लड़ाई में सारे साथी उनका साथ हैं। 10 महीने से बॉर्डर बंद है, खनौरी बॉर्डर, और लोगों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि ये हाईवे काफी चलता है। तो उसके बाद भी मतलब आगे की क्या रणनीति रहेगी दिल्ली पहुंचने के लिए? ये देखो, अभी हमारा कोई सच खनौरी बॉर्डर से कोई दिल्ली के लिए जत्थे भेजने का प्रोग्राम नहीं है। वो प्रोग्राम जो है वो शंभू बॉर्डर से है, जो दोनों फॉर्मों ने दिया है। और यहाँ पे तो हमारा पूरा रणनीति यही है कि डल्लेवाल साहब के चारों तरफ जो पहरा है, कई लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है, लिस्ट बनाई जा रही है। जो लोग अपनी जान देने को तैयार हैं, जो लोग ये हमें लिखित में दे रहे हैं कि भाई डल्लेवाल साहब का हाथ नहीं लगाने देंगे, बेशक अपनी जान देनी पड़ जाओ हमने, अगर पुलिस आओगी सोचेगी न गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में ले जाए तो लेकर नहीं जाने देंगे। तो वो सूची बन रही है, उसमें लगभग 150-200 आदमी हो गए हैं अभी, और वो सूची लगातार बढ़ती जाने लग रही है। तो हमारी और कोई प्रायोरिटी नहीं है इस समय। हमारी प्रायोरिटी खनौरी बॉर्डर पर यह है कि डल्लेवाल साहब के चारों तरफ दिन रात जो पहरा है वो इतना मजबूत कराया जाए कि यहाँ पर परिंदा भी पर ना मार सके। हमारी अनुमति। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? अनिल जी। तो आप क्या कहना चाहोगे? कहना तो देखो जी, भाई साहब ने सारी बात बता दी, और जो किसानों के साथ हो रहा है सबको पता है। जो आप बोले थे सरकार पर एमएसपी पे बिक्री हो रही है, खरीद हो रही है, उचाना के अंदर 2100 से ऊपर किसी की भी जिरी नहीं बिकी है। अब सैनी साहब कुछ भी कहें जाओ, भाई हम एमएसपी पे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, पता तो हम लोगों को है ना जो बेच रहे हैं मंडी में। पिछली बार क्या था, उचाना मंडी में 30 रुपए का फर्क था। उसके लिए पिछली बार क्या किया, आंदोलन भी किए, सब कुछ किया, लेकिन राजनीति के चक्कर में अब की बार ऐसा हुआ 350 रुपए पर क्विंटल का घाटा हुआ हर किसान को, फिर भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन किसानों ने रोड जाम भी करे हैं इस चीज को लेकर। कर रहे हैं, रोड जाम के केस भी है किसानों के ऊपर, पंचायतें करते हैं उसके भी केस हैं, लेकिन इलाज तो नहीं इस चीज का। सरकार कहने को बस कहने की करती तो कुछ नहीं है ना। यदि किसानों के साथ किसान के इतने अच्छे हालात होते, बुरे हाल सरकार ना करती है, तो क्यों बैठते हम सड़कों पे? हमारे भी बच्चे हैं, घर वाले भी हैं, माता पिता भी हैं, क्यों वहाँ छोड़ के सड़कों पे क्यों बैठेंगे रात को? हमें भी तो घर अच्छा लगता है ना, लेकिन मजबूरी है कि सरकार ने मजबूर करके रखा हम सबको, ये हमारी मजबूरी है। राम राम जी। राम राम। मैं सुरेंद्र चौसाला यही कहना चाहूँगा कि इस कलयुग के अंदर जो एक मिसाइल कायम की है आदरणीय जगदीश सिंह डल्लेवाल जी ने, कि एक तपस्या और एक संघर्ष और एक अमर अनशन का जो उदाहरण इन्होंने दिया है कि किसान कौम के लिए एक जागृति लाने का संदेश है और एक जागरूक करने का संदेश है। तो इसी संदेश के साथ मैं यही सभी को संदेश देना चाहूँगा, एकजुट होकर के अपनी मांगों और अधिकारों के प्रति हम लड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसे महापुरुष जब भी किसान कौम के लिए बलिदान देते हैं तो देश के अंदर एक क्रांति आती है, उस क्रांति का बिगुल बज चुका है। वैचारिक क्रांति के बाद अब अगला कदम क्या होगा, आने वाली 6 तारीख को निश्चित किया जाएगा। तो सभी साथी एकजुट होकर के हमारे अधिकारों के प्रति लड़ेंगे और जो भी आदेश देंगे उस आदेश का पालन हम करेंगे। राम राम जी। राम राम। तो क्या कहना चाहोगे, 10 महीने से किसान यहाँ पे बैठे हैं? 13 महीने पहले ही बैठ गए 10 और से ही, और अगले 10 और से हमने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हक नहीं मिलेगा हमारा जो मांग रहे, जो हमारे आदमी अपने हक के लिए स्वेच्छा तो एक तरह का ही होता है, अपना जीवन दान देना हो गया। जैसे डल्लेवाल साहब बैठे हैं, जिसका भरा परिवार है, इतने सारे लोग हम सुख डल है, वो आदमी कितना दुखी होगा अंदर। तो नहीं देखो जो अगर भाई मैं अपना मरण अंश पे बैठ गया तो उसके हृदय पूछो कितना अंदर तो दुखी होगा। तो वो दर्द जिसने महसूस हो रहा है, अपा हाँ आप भी देखते आ रहे हो, हम अपने देखते आ रहे हैं सारे मोर्चा में, हमने वो अपना लग गया है, अपने बाप बरोबर लग गया है। इस तरह वो
एक यूं वाले तड़प है उसकी, वो देख के हमारा बाकी नहीं है। पर हमारा जो रास्ता अहिंसा का रास्ता है, जो हम उनके पद चिन्ह होने की शिकायत नहीं थी, अब चल रहा अहिंसा का रास्ता है। और ये सरकार चाह रही है किसी भी तरह से आंदोलन को उग्र कर दो ताकि आंदोलन खत्म कर दो, तो वो चीज तो हम होने नहीं देंगे। उस दिन धोखा हो गया, थोड़ा उठा लेंगे, बाकी अब हमारी कोशिश है कि पुलिस क्या फोर्स क्या किसी को आने नहीं देंगे जब तक आप जिंदा हैं। और रही बात फसलों की, बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं लोग नहीं देखते, जैसे ये पराली का मुद्दा है। 10 दिन की बात होती है बस पराली की धोने की, 12 महीने जो हरियाली की चादर बिछा दी किसान ने, इसका कोई नहीं देखता। वो थोड़ा धुआं दिख जाए, परसों की बात है, मैं गाँव गया था, 2-4 झुंड थे जोड़ी के ऊपर, उसमें पता ना किसी ने बीड़ी जलती फेंक दिया कुछ और। हम घर से निकले तो देखा पीसीआर खड़ी, मैं कोई हादसा ना हो गया हो, माजी क्या दिक्कत होगी, बोला भाई इनमें झुंडा मांग लगी, और फिर पीसीआर क्या करा है, बोला भाई मैसेज आ गया, वो सैटेलाइट देखा क्या करा, थोड़ा चलते ही साथ फायर ब्रिगेड चली आ रही है। तो इतना सा पोल्यूशन तो उनको दिख रहा है, फिर गेहूं आग लगती किसी को दिखाई नहीं देती, फोन करते रहो, ना तो फिर फायर ब्रिगेड मिला है ना या पीसीआर मिला है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इन छोटी छोटी बातें कहना मतलब है अगली बार मैंने लग रहा है इस सरकार के रहते रहते अगले 5 साल में शायद ये चूल्हे में भी आके आग बुझाने लग जाएंगे, पोल्यूशन करे तुम लोग। तो बहुत सारी स्थिति हैं जो किसान को परेशान कर रही है। आम देहात का खाली किसान को जो भी लोग रहते हैं, बतेरे गरीब आदमी जिनका चूल्हा जला है, तो मन झाना लगे कदे ओके पे भी वो धारा 144 लगाते, बेचारा आदमी बैठ कर नहीं पी सकते, इसमें तो धुआं निकला है। वो धुआं तो एक बार सारी तस्वीरें आपको दिखा दे हैं कि किस प्रकार तक 10 महीने तक किसान यहाँ पे बैठे हैं अपने ट्रैक्टर ट्रेलिया में, अपने घर बार छोड़कर है। तो जो का तो अब तो 10 महीने पहले भी दिखाया था, और 10 महीने पहले किस प्रकार का तो बड़े शांति तरीके ताड़े बैठे हैं किसान। आप दूर थी जड़े थी, आपकी नजर जाओगी तो उड़े थी अपने किसान नजर आओगे। 10 महीने तक अपना घर बार छोड़ के किस प्रकार इनका काम चलता होगा, क्योंकि ये आड़े बैठे हैं। क्योंकि आज के टाइम में तो ऐसा हो रहा है कि एक मानस में तो 2 बना है, काम नहीं चलता, लेकिन फिर भी ये 10 महीने तक लगातार आड़े बैठे हैं। तो आप के कहोगे जरूर बताइए, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।